हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हमारे पास सबसे पहले कुछ 3-4 सवाल आए हैं डाउट वाले, वो कर लेते हैं। उसके बाद आगे देखें। पहला सवाल में सवाल नहीं है, ये हमें खुद जानकारी दे रहे हैं कि सोने की प्रतिरोधकता ये है। तो सही है, गलत क्या है इसमें? हाँ सही है। ओ, तेरे भी डाउट है? पन्ना में लिख के दे दे, तू रजिस्टर किधर रखेगा? पन्ना में रख के दे दे, मैं उत्तर सबका दे दूंगा। मैं उत्तर देने से मना नहीं करता, बट मोबाइल रजिस्टर ये मैं मतलब रखूंगा कैसे? पन्ना रखोगे तो मैं आराम से दे दूंगा ना, फिर यहाँ रख दूंगा। ये कह रहा हूँ। करंट लगने से बेहोश व्यक्ति को क्या पिलाना चाहिए? ये मेरा फेवरेट सवाल है। देखो कि इन्होंने परीक्षा में पूछा है कि करंट लगने से बेहोश व्यक्ति को क्या पिलाना चाहिए? पानी, चाय, गर्म कॉफी, ठंडी कॉफी यानी कोल्ड कॉफी, या नन यानी मतलब कुछ नहीं। देखो कि इस प्रश्न की व्याख्या हमने अपनी किताब में डिटेल में की थी। इसको हमने आधा घंटा रिसर्च किया सब जगह पर। हमने यूपी की जो लाइनमैन का मैनुअल निकाला, राजस्थान के लाइनमैन का मैनुअल निकाला कि लाइनमैन को कैसे काम करना होता है। ठीक है। नीमी का सारा पैटर्न देखा। सब जगह एक ही चीज लिखी हुई थी कि यदि व्यक्ति बेहोश हो गया तो उसके कपड़े वगैरह ढीले कर दे, उसको कुछ नहीं पिलाए। लेकिन ये परीक्षा टेक्निकल हेल्पर 2018 में आया सवाल है। अब मैं आपको, मैंने रिसर्च है मेरी पूरी इसमें। तो टेक्निकल हेल्पर 2018 में आया, उन्होंने कहा है कि पानी पिलाना चाहिए। तो हमने लिखा भाई देखो, हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं पिलाना चाहिए। हमने यूपी के जो लाइनमैन का मैनुअल चेक किया, राजस्थान के लाइनमैन का मैनुअल चेक किया, नीमी को पूरा देखा, सभी कह रहे हैं कुछ नहीं पिलाना चाहिए। लेकिन टेक्निकल हेल्पर वाले, परीक्षा वाला कह रहे हैं पानी पिलाना चाहिए। तो हम तो यही कहते हैं ताजा पानी पिला दो फिर। कुछ नहीं पिलाना चाहिए। हमने व्याख्या की डिटेल में। हमने कहा कुछ नहीं पिलाना चाहिए, वास्तविक बात यही है। लेकिन विभाग खुद कह रहा है पानी पी लो, हम उसमें क्या करें? हमने ये लिखा उसमें। हाँ, लिखा कि हमने लिखा ना कुछ नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन विभाग कह रहा पी लो, नहीं पिलाना। और हम क्यों लिखते? ये जो अगला सवाल आपका है, इसका आंसर 17.5 है। हम जब डीसी थ्योरी में वोल्टेज और करंट डिवीजन वाले सवाल करेंगे ना, तब करेंगे। हमसे गलती में पेपर में सवाल छांटते समय प्रतिरोध की तरफ चला गया था, जबकि है डीसी थ्योरी का सवाल। ये जो 3 नंबर आपका सवाल है, तो इस सवाल को तो मैं करूंगा। 17.5 उत्तर भी आएंगे। और मामला ये है। अगला सवाल है, एक स्केलर मात्रा कौन है? स्केलर मतलब अदिश राशि। तो इनमें से कौन सी अदिश राशि है? तो धारा है जो अदिश राशि है, विद्युत विभव भी अदिश राशि है। ठीक है। फील्ड तीव्रता सदिश है, बल सदिश है, इलेक्ट्रोलेटिव क्या विस्थापन घनत्व है, ये भी अदिश है? हाँ अदिश है। इनमें सदिश दो ही है, एक तीव्रता और एक बल। बाकी सभी तीनों क्या है? अदिश। ये सवाल तो कहीं आया हुआ नहीं था, ये तो तूने खुद ने बैठ के बनाया है। बुक में ऐसा सवाल ये इस लिखना निकालना भी। हाँ तो क्वेश्चन में निकालो तो सही, किधर है क्या? ये नहीं, ये नहीं, नहीं। ये वो कह रहे हैं रामबाण का। ये नहीं होना चाहिए। बाकी यदि पूछे इस कलर मात्रक कौन से हैं, इस कलर मात्रक होते हैं अदिश, इलेक्ट, ये भी नहीं है रे। हाँ, हम इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात कर रहे हैं, आपको झटके आ रहे हैं। विद्युत धारा अदिश राशि है, विद्युत विभव भी अदिश राशि है, तीव्रता और बल दोनों ही सदिश राशि है। तो अब इन दो तो उत्तर आ रहे हैं, मैं क्या करूं फिर? उसमें लिखे हुए भी तो दो होंगे फिर। हाँ तो फिर क्यों पूछ रहा तू मेरे से? देख मैं बताऊं सवाल कि 5 को 4 से गुणा किया, क्या आया? 20। ऑप्शन में 20 भी आ जाए, 10 गुणा 2 आ जाए,
कौन सा सेलेक्ट करें? उत्तर तो दोनों सही है। पेपर बनाने वाले ने, सवाल बनाने वाले ने गड़बड़ बनाया। हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा इसका आंसर बी और डी मान लो दोनों सही है, तो वो हमने पूरा एक्सप्लेन किया कि ये अभी भी आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने कहा बल सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी सदिश राशि है, विभव अदिश है, विद्युत धारा भी अदिश है। अब पूछे कौन सी अदिश है? अब अदिश है ही इसमें तो मैं एक कहां से लूं? है ही तो। क्या परीक्षा में आए तो क्या करें, तू कोई से ही कर दे, सवाल में नंबर मिलेगा बोनस का। ठीक है, एक और सवाल है इन भाई साहब का। ये सवाल देखो, कोई खास सवाल है नहीं इनका, ये भी आपकी तरह उसमें चलेंगे। डीसी थ्योरी का सवाल है, 12 वोल्ट की बैटरी डाली है, अभी हम प्रतिरोध पढ़ रहे हैं, हमने बैटरी डाली नहीं प्रतिरोध के साथ में। मैं सवाल करने मुझे आपत्ति नहीं, बाकियों को पल्ले नहीं पढ़ना है, बाकी मैं तो ये सवाल करूंगा ही, क्योंकि हम पहले प्रतिरोध पढ़ते हैं, प्रतिरोध पढ़ने के बाद में डीसी थ्योरी पढ़ते हैं। डीसी थ्योरी में क्या होता है, इन प्रतिरोध के कनेक्शन के साथ में बैटरी डालते हैं, डीसी थ्योरी में यही तो होता है। तो अभी हमने बैटरी डाली नहीं है, बाकी ऐसा कोई सवाल में है नहीं। एक 20, 30 और 60 ओम का है, तो 20 और 30 और 60 ओम समांतर में हुआ तो मान आया 10, 10 और 2 श्रेणी में तो 12, 12 में 12 का भाग दिया तो आया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर यहां पर आया तो 1 एम्पियर 2 ओम से गुजरा, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया भाई? 2, 2 वोल्ट, बाकी बचा है 10 वोल्ट। 10 60 में से आएगा, 60 ओम में 10 वोल्ट है, 1/6 एम्पियर आएगा, 0.166 एम्पियर। ठीक है, कितना है? अरे फिजिक्स में बताओ चाहे किसी में बताओ, मैं टेक्निकल तो मतलब इलेक्ट्रिशियन तो मतलब जो सवाल है वो तो वैसे ही बताऊंगा ना। हाँ, आपके क्या बेटा ये बता दो। ये और क्या कर रहा हूँ मैं, भजन गा रहा हूँ? बताओ। हाँ, गजब आदमी हो। इनका सवाल है, 1 2 ओम, एक 20 ओम, एक 30 ओम, एक 60 ओम। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि इसमें धारा का मान क्या है, और यहाँ वोल्टेज दी है 12 वोल्ट। अब पूछा धारा का मान क्या है, तो हमने कहा कि देखो मामले में अपन को शुरू में दुविधा आ रही है, पता नहीं चल रहा करें क्या क्या नहीं करें इसका। तो 20, 30 और 60 ये सारे कौन से क्रम है भाई? समांतर। यदि 20, 30, 60 यदि हमारे पास समांतर क्रम में है तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 10 ओम। सोल्व कर लो, 20, 30, 60 को समांतर क्रम में सोल्व कर लो, कितना मान आएगा? 10 ओम। 10 और 2 कितना हो गए? ये कितना है? हमें क्या ज्ञात करनी है? धारा। आई बराबर क्या होगा भाई? V बटा R, V 12, प्रतिरोध भी कितना हो गया? 12, बराबर कितना एम्पियर है? 1। कोई दिक्कत नहीं है, 1 एम्पियर है तो ये है प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। 1 एम्पियर आया ना, तो ये रहा मामला, यहां पर 2 ओम का मामला है। 2 ओम में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी तो यहां पर कितना वोल्ट आएगा? 2 वोल्ट। 10 ओम में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी तो वोल्टेज कितना होगा? 10। बात सही है।
यदि यहां 10 वोल्ट है तो इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच में वोल्टेज कितना है? 10 है, तो इसके बीच में भी वोल्टेज तो समांतर में क्या होते हैं? बराबर। तो यहां वोल्टेज भी कितना है? 10। अब ये ज्ञात करना, आई वोल्टेज कितना है? 10, प्रतिरोध कितना है? 60, बराबर 1/6 आ गया कि नहीं आ गया? तूने क्या क्या वो तू जाने भाई, और मैंने ये अभी पढ़ाया है नहीं क्योंकि ये ओम का नियम है। हम तो आए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। हमने तो केवल प्रतिरोध पढ़े, हमने बैटरी जोड़ी नहीं अभी तक। लेकिन तू मेरे से आगे जाके तूने बैटरी जोड़ी, भाई यही तो मामला है। और जोड़ी तो उसमें स्पार्किंग हुई। तो मेरा ये कहना है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ो। मैंने जो पढ़ाया वो भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको। आपके सवाल तो करो। सवाल कौन से आपसे वो हो रहे हैं? कल वाले सूत्र पर को बहुत सारे सवाल आए हुए पड़े हैं, वो आपसे हो नहीं रहे, लेकिन आप कर भी तो नहीं रहे। नहीं, ये वास्तविकता है भाई। मैं दूं एक सवाल, किताब में छपा हुआ सवाल दे देता हूं मैं आपको, है? नहीं नहीं, मैं सवाल अपने पास सब कुछ है। 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, चालक तार की लंबाई है 2 किलोमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है हमारे पास 4 mm², प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, कर लो। सूत्र नहीं मालूम है, सूत्र में बता दूं, R बराबर रो इंटू L बटा A। इस पूरे मामले में सूत्र का लपड़ा है ही नहीं, लपड़ा है कैलकुलेशन का। देखो कि मेरा विशेष रूप से मानना यही है, जब तक हम डीसी थ्योरी पढ़े ना तब तक आपको घर पे साथ के साथ बहुत पढ़ना चाहिए। आप टेक्निकल पे पकड़ बनाने लग जाओगे। यदि नहीं पढ़े, नहीं बनाई, तो आगे राम धनी है, क्योंकि आगे फिर लेवल आ जाएगा ना भाई। अभी मैं आपको एक एक प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज, ये तीन ही तो है तो सब कुछ काम करेंगे आगे जाके ही। आप इसको भी ढंग से नहीं किया, आगे जाके दिक्कत आनी है। इसलिए ये जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर में भले कितना टाइम लगो कोई बात नहीं, ये नींव है, मजबूती करता है। आया कितना? 86 ओम। बाकी होंगे 86 ओम है। जिनके भी नहीं आया वो ध्यान से देख लो भाई, आराम से। ये हमारे पास मात्र ओम मीटर है कि नहीं है? तो ये 2 किलोमीटर है, तो मैं इसको 2 × 1000 क्या लिखूंगा? मीटर। भाई मात्रक ये भी मीटर है, तो ये भी क्या होना चाहिए? मीटर ही होना चाहिए। ये हमारे मात्रक क्या है? मिलीमीटर स्क्वायर। 4 मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? मिलीमीटर गुणा मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर गुणा मिलीमीटर। और मिली का मतलब 10⁻⁻ का क्या है? 3। तो 10⁻³ गुणा 10⁻⁻3।
इसमें भी मीटर, ये भी मीटर, क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर था, केवल मिलीमीटर नहीं था, मिलीमीटर क्या है स्क्वायर, तो इसका मतलब मिलीमीटर गुणा मिलीमीटर। अब आप देखो आगे, आर बराबर हमारे पास क्या होता है रो इंटू एल बटा ए। रो का मान 1.72 इंटू 10 की घात माइनस का 8। एल का मतलब क्या है भाई 2 गुणा 1000 अपॉन 4 गुणा 10 की घात -3 गुणा 10 की घात -3। सही बात लिखा, ठीक है। अब देखो कि मैं इसको काट देता हूं, किससे काटूं 2 से। अभी ध्यान से देखना भाई, मैं 1.72 बट्टा क्या लिख दिया मैंने 2। सही बात, 10 की घात -8 है कि नहीं है, मैंने -8 ही रखा। ये 3 जीरो है तो 3 जीरो को 10 की घात 3 हो जाएगा, नीचे -3 है ऊपर आएगा तो +3, और ये भी हमारे पास 10 की घात 3। बन गया कि नहीं बन गया। 1.72 के अंदर भाग दे सकते हैं लेकिन अभी नहीं देंगे, अभी थोड़ा देर वेट करेंगे। बटा 2, आधार समान है तो घातें क्या होती है जुड़ती है। 10 है सब में, ये -8 +3 +3 +3 प्लस का कितना हो गया 9 -8, कुल मिला के 10 का क्या बचा भाई 1। 10 का 1, 10 की घात 1 है तो 10 में 2 का भाग दिया कितना है 5, और 5 से इसको आपने क्या कर दिया गुणा, तो 70×5 = 85, तो 8.6 ओम आया। कितना आया, आप क्लास ले रहे हो, इसका रिकॉर्डेड ऐप में कहां पर मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान करना चाहिए सब्जेक्ट कौन सा है, फिर उसी सब्जेक्ट में जाके मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ये पता करना चाहिए ये सब्जेक्ट कौन सा है, पता चलेगा आपको। हम टेक्निकल ट्रेड पढ़ रहे हैं तो टेक्निकल ट्रेड में जाके मिल जाएगा, जहाँ टेक्निकल ट्रेड होती है। टेक्निकल ट्रेड होती है CBT 2 के पार्ट बी में। ये आगे हो गया। आप में से कोई जगह सवाल की प्रैक्टिस नहीं करके इन्हें दिए, तो ऐसे सवाल तो आए हुए पड़े हैं किताब के अंदर अच्छा खासी संख्या में। लिख लिया, बात ठीक है। बात ठीक है, तो अगला सवाल करो। अब लिख लिया होगा अब तो। क्वेश्चन ये है, रो का मान 2.4 इंटू 10⁻⁻8, लंबाई जो है हमारे पास 200 मीटर है, और हमारे पास अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जो हमारे पास पॉइंट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो आप आर का मान बता दीजिए। ये मीटर 200 मीटर, हाँ 200 मीटर रहने दो भाई। ये भी ओम इंटू मीटर है। प्रतिरोध का मान बताइए। जो भी है। सबके 24 आ गया। कितना आया? 0.08। ऐसा गलत तो कैसे हो सकता है? दो आएगा तो 24, ऐसी पॉइंट इधर उधर तो हो सकता है। ये तो दो दो से कटेगा। तो कौन सा? ये तो कुछ भी ले सकता है। आया कि नहीं आया भाई? देखो कि यहाँ पर मसला ये है कि सेंटीमीटर स्क्वायर का मामला है। 0.2 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? इसका तात्पर्य ये हुआ भाई 0.2 गुणा सेंटीमीटर का मतलब -2 मीटर। ये भी -2 मीटर। तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर होगा रो इंटू एल बटा ए। आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। तो रो का मान कितना है? रो का मान है 2.4 इंटू 10 की घात -8। रो इंटू एल कितना है? 200। रो इंटू एल बटा ए का मान कितना है भाई? 0.2 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2। पॉइंट हटाया तो क्या आ जाएगा भाई? ये पॉइंट हट जाएगा। चलो ये कर देते हैं। ये कर दें। आर बराबर क्या आएगा? तो अब इस 2 से काटोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? 100। अब ये है 24 इंटू 10 की घात -8 इंटू 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 2। आधार समान है तो घातें जुड़ेगी। कितनी आएगी? 10 की घात -2 बराबर क्या आ जाएगा? 0.24 ओम। ये किसका आया था? तो बाकियों को फिर क्या आ रहा था? तो किधर खाए, किसको खाया? कोई ना कोई तो पॉइंट खाए होंगे।
मैंने आपके सामने की ना कैलकुलेशन, तो आप चेक करो आपकी गलती कहाँ हुई है, कहीं ना कहीं तो हुई होगी। और नहीं हुई आपकी गलती तो बताओ मेरी गलती कहाँ है। आपकी नहीं हुई तो मेरी तो हुई होगी फिर। कल की तुलना में आज कम कैसे है, कैसे लग रहा है? नहीं मेरी क्लास लो मतलब उससे तो कोई लेन देन है नहीं। जो 9 बजे आने को कह रहे हैं वो नीचे ऐसे फिटर वाली क्लास वाले आ रहे हैं, वो फिटर की ले रहे हैं, वो मेरी क्यों लेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रिशियन वाला है। जो आपको 9 बजे आते हुए दिखते हैं ना, वो नीचे क्लास में अभी बैठे हैं, फिटर और डीजल वाले हैं वो अलग केस है। मैं तो ये कह रहा हूँ कल की तुलना में आज कम क्यों है ऐसे। हैं? मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। वैसे तो मुझे क्या है कि इस मामलों में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कर देता हूँ। मैं बताऊँ, सुनने दो बात पूरी। आपके तो सवाल तो मैं समझ लिया हूँ ना। ऐसा है, जब ये पहली बार वो बुक आई थी जिसके बारे में आप बात करो, वो जेई की किताब थी। 15,000 सवाल के आसपास की बता रहे हैं वो। उनमें काफी सारे सवाल का उत्तर था गलत था। उसमें क्या है कि खास बात उसकी यही थी, इतनी मोटी किताब होती थी, हिंदी इंग्लिश दोनों में होती थी, तो बच्चा जाके खरीद के तो ले आता था। जैसे आगे सवाल करने लगते थे तो उसमें गलतियों की भरमार पड़ी थी। तो गलतियों की भरमार पड़ी थी तो सब उम्मीद करते हैं कि भाई दूसरे एडिशन में गलतियां सुधर जाएगी। दूसरे एडिशन में गलतियां कोई थोड़ी बहुत सुधरी होगी, नहीं तो लगभग गलतियां वही वापस हो गई। वो मामला ये। क्वेश्चन तो परीक्षा में आए हुआ ऑटोमेटिक सही है, लगभग लगभग सबके गलत नहीं है। मैं बताऊं उसमें क्या है, 5 से 10% के बीच में त्रुटि है। 5 से 10% त्रुटि का मतलब है 10 सवाल करते हो तो एक गलत मिल जाता है। नहीं 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 नहीं, आप मैं भले ही है, मैं कोई वो तो पब्लिकेशन दूसरों का है, लेकिन मैं गलत बात तो क्यों कहूंगा। मैं है जो बात तो सही कहूंगा। 10 में से एक गलत मिलता है। मैं कोई उसकी तो मैं तारीफ करूंगा भी क्यों, आप मुझे बताओ। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ 10 में से एक गलत मिलना बहुत बड़ी गलती है। रियलिटी बात तो ये है, 10 में से एक सवाल गलत मिल रहा है सॉल्यूशन किया हुआ तो बहुत बड़ी गलती है। 10% त्रुटि किसे कहते हैं? 1% त्रुटि जो हमारी किताब में रहती है वही हमारे गले आ जाती है। जैसे 6500 वाली हमारी बुक थी, उसमें 6500 सवाल थे, 65 से ज्यादा गड़बड़ नहीं थे। तो हुई कितने परसेंट? एक। वही हमारे गले आ जाती थी। हमने कहा देखो, हमने जबकि 3 3 बार चेक किया, उसमें 10% है तो देख लो कितने गड़े हैं। इसमें मेरे वाले में तो मामला ये है कि जैसे कोई सवाल का उत्तर गड़बड़ आएगा, जैसे मान लो ये है वैसे है कोई भी है, तो ये आके पूछेंगे ये क्या लिखा हो। तो मुझे तो वैसे भी किताब को ढंग से लिखना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि किताब लिखी मैंने, पढ़ूंगा ही मैं ही, वापस पूछना ही मेरे से ही है। तो ऑब्वियसली बात है कि मैं सबसे ज्यादा चेता रख के लिखता हूँ। तो इन्होंने जो सवाल है, इनको सवाल के उत्तर मैंने सारे बता दिए ना। मैंने कहा सवाल ऐसे परीक्षा में सवाल यदि गड़बड़ है तो भी मैं बता देता हूँ इसने ये गड़बड़ की है। और एक एक सवाल मेरी रिसर्च होती है। यदि मान लो सवाल गड़बड़ है, नहीं बैठता, और आंसर की विभाग ने अलग दे दी लेकिन किताब के हिसाब से नहीं है, तो हम तुरंत आंसर लिखते नहीं है। हम उसके बारे में सारी रिसर्च करते हैं, क्या मामला है क्या, फिर उसके बारे में बात करते हैं। अभी जैसे अभी एक और विवाद का मामला है जो अभी तक सुलझा नहीं है, कि विद्युत की आग कौन सी श्रेणी में आती है?
आहा, सभी में कैसा है कि विद्युत क्या सी में आती है, डी में आती है। लो, मैं यही तो कह रहा हूं, ये विवाद सुलझा नहीं है। क्यों नहीं सुलझा है? मैं काफी सारी मेहनत करने बाद मुझे लगा कि अब सुलझ जाएगा विवाद। इसमें क्या है कि आपकी निमी की गीता में लिखा हुआ है विद्युत की आग क्लास डी में है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर सितंबर 2012 का नोटिस है, गवर्नमेंट की है, उसमें नोटिस है नॉन कंडक्टिव टू इलेक्ट्रिकल मटेरियल इन क्लास सी। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल मटेरियल किसमें आ गए? क्लास सी में। विद्युत विभाग में जो टेक्निकल हेल्पर में सवाल आया तो उत्तर आया सी। ठीक है, हरियाणा लाइनमैन में आया तो उत्तर क्या आया? सी। और यूपीपीसीएल में आया तो उत्तर क्या आया? डी। दिल्ली मेट्रो में आया तो उत्तर क्या आया? डी। मैंने सोचा मामला सुलझ गया। अभी 2023 में इसरो ने सवाल दिया, उसने दिया उत्तर सी। ये अभी अभी तक ये मामला चल ही रहा है। अब इस मामले में कोई क्या राय दे, किधर से लाए राय? निमी की, मैं जब निमी का नाम लेता हूं तो इसका मतलब है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा छापी गई किताब। लाल कलर का पेज होता है, मतलब ऑरेंज कलर सा, ऑरेंज कलर का पेज होता है। श्रम मंत्रालय, रोजगार एवं श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चेन्नई में छपती है। मैं निमी कहता हूं तो इसका मतलब यह है। बाकी सारी किताबें निमी पैटर्न पर आधारित होती है, निमी नहीं। निमी की ओरिजिनल तो वो है, मैं ओरिजिनल की बात करूंगा, ऑफिशियल की। लैंग्वेज डिफरेंट, लैंग्वेज है घटिया। मैं बताऊं ना, मैं तो पढ़ा तो उसमें ऐसा खराब लैंग्वेज लिखते हैं कि आधा घंटा पढ़ता ना बंदे का माथा बन बन करने लग जाए। मुझे अच्छी खासी टेक्निकल आती है, मैं उसको पढ़ूं तो मेरा ही माथा बन बन करता है। उनका क्या सेंटेंस शुरू होता है लेकिन खत्म नहीं होता है। खत्म जैसे मान लो होता है ना, आप कोई हिंदी की किताब पढ़ते हो, कोई पढ़ते हो तो सेंटेंस जो चल रहा है सही जगह खत्म होगा, फिर आगे सही जगह से शुरू होगा, तो आपका पढ़ने का मन करेगा। जहां खत्म नहीं होना वहीं खत्म हो जाए, वो निमी में सारा ऐसा मामला है। फिर आपको लगेगा हिंदी में गड़बड़ है, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश में ऐसा ही मामला है। इंग्लिश में ग्रामर तो कहीं और पढ़ी है, ग्रामर से कोई लेना देना नहीं, ऐसी छाप रखी है उसको, लेकिन ओरिजिनल तो वही है। ये है। तो ऐसा है कि कई गुलतियां उलझी हुई है, तो अभी भी उलझी हुई है। तो आजकल मैं लिखाने लग गया, जब लिखाता हूँ तो मैं कहता हूँ तो यूपीपीसीएल वाले, दिल्ली मेट्रो वाले क्लास डी वाले हैं, टेक्निकल हेल्पर हरियाणा लाइनमैन इसरो वाले क्लास सी वाले हैं। डी वालों ने जो बताया वो निमी के आधार पर बताया, सी वालों ने बताया वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पर बताया। अब दोनों जगह ऑफिशियल डाटा में भी अलग लग रहा, कोई क्या करे बताओ। अब मैं कैसे बता सकता हूं? मैं यही तो कह रहा हूं, मैं कैसे बता सकता हूं कि कौन सा आएगा? लोको पायलट में सवाल आया नहीं अभी तक, आ जाए तो क्या करोगे? मैं आपको यह कहता हूं इन सरकार ने यह माना, इन सरकार ने यह माना, माना हुआ है, ये तो ऑफिशियल पढ़ी है, ये तो ऑफिशियल पढ़ा ना भाई, सबने अलग अलग माना है, इसमें मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। मैं तो आपको बता सकता हूं इसने ये माना हुआ, वो मैं दिखा भी दूं है? अरे मेरी किताब में सी कर रखा और सवाल टेक्निकल हेल्पर का है। मैं आपको वो भी तो पढ़ो तुम, मैं ये पूरा लाइन बोलता हूं ना, टेक्निकल हेल्पर बताते आंसर सी है। मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूं मैं लिखाता हूं पूरा। निमी की ऑफिशियल में डी लिखा हुआ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में सी लिखा हुआ। डी इन परीक्षाओं ने माना, सी इन परीक्षाओं ने माना। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूं, आप मुझे बताओ। कोई चारा ही नहीं बचा अपने पास, खुद के पास ही। तो उस किताब में लफड़ा यह है कि आप पढ़ोगे नहीं, आपका माथा खराब। मैं चलो, मैं वैसे तो मुझे ऐसे बात करनी ज्यादा तो नहीं चाहिए, लेकिन एक मैं बात बताऊं, उनकी एक किताब रेलवे साइंस की आती है, उस पब्लिकेशन की रेलवे साइंस की किताब आती है 700 750 पेज की। आप आपको लगेगा किताब इतनी बड़ी है तो मतलब अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। इसमें बल का मात्रक न्यूटन ने सवाल 4 बार डाला हुआ अलग अलग जगह, वो ऐसा मामला है। आप खरीद के चेक कर सकते हो, मैं तो आपको कहता हूं पैसे लगाओ चेक करो। अब आप बताओगे ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है मेरे पास।
ये जहां से पब्लिकेशन छपता है, इनके पास वो इनके पास लिखने वाली कंटेंट की टीम नहीं होती है। इन्होंने शुरुआत में जो पब्लिकेशन जिन्होंने चालू किया ना, वो कॉलेज से पास आउट हुए थे बंदे, और उन्होंने कहा यार उनके आइडिया स्टार्टअप वाला, ये रियल बात है, मैं आपको वास्तविकता ही बताऊं। तो उन्होंने कहा कि अपन है ना ओल्ड पेपर छापना शुरू करते हैं। तो उन्होंने ओल्ड पेपर यही नहीं छापा, उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार सबके छापे। तो अब उन्होंने इतने सारे पेपरों का सोल्यूशन कहाँ से करें? फिर उन्होंने कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों से मिला है। उन्होंने कहा इतने ज्यादा कंटेंट टीम तो कहाँ रखेंगे। आप मिले, आपने कहा मेरी इलेक्ट्रिशियन ठीक है, क्या तू है ना ये ले पेपर 100 सवाल है, तू कैसे करके ले आना सोल्यूशन, तू देख लेना किताब में कैसे करके इनके सोल्यूशन ले आना, व्याख्या लिख के ले आना, हम आपको देंगे 500 रुपए, ठीक है, या मान लो देंगे 1000 रुपए। ये उन्होंने यही तो करते हैं, 100 सवाल के तो 500 देंगे, एक सवाल का या 10 रुपए दे देंगे, 1000 रुपए दे देंगे। अब आप वो लिख के लाए, अब उनके पास वापस चेक करने वाला तो था नहीं कोई कि तू लिख के लाए और सही है कि नहीं है। लफड़ा ये है, लफड़ा ये नहीं उत्तर कहां से, उत्तर तो ऐसे आए हैं, उत्तर तो उन्होंने लिखा आंसर की तो है, और उन्होंने कहा डिटेल सॉल्यूशन लिख लो, तो उन्होंने लिख के डिटेल सॉल्यूशन लिखो दे। अब उनके पास वापस चेक करने वाला नहीं था, लफड़ा वो वहीं से अटका हुआ है। और फिर ये वापस ढूंढने वाला नहीं है कौन सा फिल्टर करना कौन सा नहीं करना। अभी जिस कंपनी के बारे में बात करो, वो कंपनी तकरीबन 100 करोड़ के आसपास की हो गई है। पैसा दुनिया में बहुत है? हाँ, आइडिया चाहिए। ज्यादा पढ़ भी नहीं पाता, लेकिन आप एक बात सोचो, आप हो डिप्लोमा किए हुए है कि नहीं है? डिप्लोमा किए हुए लगभग बच्चों के पास वो किताब मिलेगी, और पढ़ी हुई किसी के पास नहीं है, लेकिन खरीदी हुई सबके पास है। मैं आपको रियल, मैंने आप गलत बात बताई क्या? मैं आपको यही तो कह रहा हूं, वो आप अपने डिप्लोमा के ग्रुप में चेक कर लो, लगभग सबके पास किताब मिलेगी, लगभग के पास किताब नहीं मिलेगी, पढ़ना पुराना नहीं होगा। ये मेरी रिसर्च है, और मैं टाइम टू टाइम ऐसी रिसर्च से ध्यान रखता हूं कि हो क्या रहा है। एक बार, अब मैं तो इतनी क्या है, छोड़ो उनके बारे में बात। अब अपन पढ़ते हैं टॉपिक में। ऐसा है, एक बार मैं जब पब्लिकेशन शुरू कर रहा था, तो मैंने कहा किताब लिखते हैं तो कितने क्या पेज होने चाहिए। मैं क्या पब्लिकेशन शुरू कर रहा था, मैंने मेरे इलेक्ट्रिशियन के चक्कर में शुरू कर रहा था, बाकी पब्लिकेशन में मेरी कोई ऐसी कोई खास रुचि भी नहीं थी। मेरा दिक्कत ये आई कि टेक्निकल हेल्पर 2018 का एग्जाम हुआ, उसकी कट ऑफ गई थी 167 नंबर, जैसे जेवीएनएल की जनरल की 167 नंबर 250 में से 167 गई होनी चाहिए। मेरे एवीएनएल जेडीवीएनएल अलग अलग 5 के ही ना, तो जो भी 167 के आसपास थी, यदि इधर उधर हो गई होगी, मतलब 165 से ऊपर ही है, 175 से कम ही है, 170 के आसपास, 167 या 168 250 में से। लेकिन उस समय हम तो क्लासरूम में केवल पढ़ाते थे, ऑफलाइन टीचर ही तो थे उस समय, तो ऑनलाइन वाला भी अड़ंगा था नहीं, किताब हम लिखते ही नहीं थे, तो हम तो जो क्लास में लिखा थे वो है। मार्केट में जो किताब आती थी, उस किताब को पूरा का पूरा पढ़ लेना तो भी नंबर 150 नहीं आए, सारे चैप्टर पढ़ ले तो भी नंबर 150 नहीं आए, क्योंकि चैप्टर पूरे दिए ही नहीं उन्होंने, सिलेबस ही। तब मैंने घूमा फिरा, मैंने कहा इलेक्ट्रिशियन की किताब निकालते हैं। इसकी किताब की क्या है कि दिक्कत है, अब इसमें टोटल इतने सारे चैप्टर हैं हेल्पर में, अब हेल्पर में तो सारे चैप्टर उन्होंने दिए ही नहीं किसी ने, जिस भी अलग अलग राजस्थान के पब्लिकेशन ने किताब छापी, किसी ने पूरे चैप्टर दिए ही नहीं, और नहीं दिए तो 167 नंबर बंदा कैसे लाए। और जो ला रहा है वो तो केवल क्लासरूम का बच्चा ला रहा है, लेकिन उसको भी ज्यादा कंटेंट मिल नहीं रहा। इसलिए हमने पब्लिकेशन का काम शुरू किया था। जब शुरू किया था, मैंने कहा किताब कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो एक किताब के काफी एक्सपर्ट आदमी थे, उन्होंने कहा कि वो नीचे वाला रजिस्टर दो। उन्होंने कहा सर किताब के बारे में मैं आपको बताता हूँ, किताब ऐसी होनी चाहिए, दुकान में ऐसे पड़ी है ना किताब लेना बच्चा तो वो भूंगली बना के ले जाए, तो ज्यादा किताब बिकती है। वो कोई बच्चा ऐसे किताब लेके जाना नहीं चाहता है, दुकान से खरीदने के बाद में
80% किताब ऐसे लेके जाना चाहते हैं। ये उनकी रिसर्च थी। मैंने कहा ऐसा कैसे होगा भाई, ऐसे तो मामला मैंने बैठेगा नहीं। फिर भी मैंने पहली किताब निकाली, मेरे साथ ऐसी निकली नहीं पतली, मैंने निकाली थी 640 पेज की। वो मैंने कहा लेके तो ऐसी जानी पड़ेगी है। हाँ वो नहीं 6500 वाली, हाँ रामायण, तो 6500 वाली, तो मैंने कहा वो लेके तो आपको ऐसे ही जानी पड़ेगी। लेकिन वो ऐसे थी। मैंने कहा ऐसा क्यों, कारण? उन्होंने कहा देखो बात ये है कि ऐसी किताब है ना, आप कभी भी निकालो 4-5 हजार किताब तो राजस्थान में यूं बिक जाती, पता ही नहीं चलता। मैंने कैसे क्या, जैसे मान लो अपन बीएसटीसी का नहीं है, बीएसटीसी मॉडल पेपर निकाल दो, निकालो इतना ही मोटा, और कह दो सारा सिलेबस है। 5000 लोगों को सिलेबस से लेने देने नहीं होता, वो जाएंगे किताब लेके आ जाएंगे, ओके ठीक है, आके रख दी। तो वो वाली है। वैसे तरीके से क्या होता है कि अलग अलग लॉजिक से सेल बढ़ती है। जब हमने किताब निकाली, अब तो क्या है कि इलेक्ट्रीशियन की किताब लगभग दुकान पर अपनी मिलती है, बाकी इलेक्ट्रीशियन के नाम पर तो सब कुछ बाकी सब रुक गए हैं, कोई मिलती नहीं है। इसका कारण ये है कि इसमें भी लंबी चौड़ी मेहनत है काफी ज्यादा। और हमें तो इस 6 महीने प्रयास करके एक किताब लिखी जिंदगी में, लॉकडाउन पूरे में लिखी, और जनवरी में शुरू कर दी थी लिखना, मार्च में लॉकडाउन आया, लॉकडाउन आराम से और लिख दी, ढंग से बैठे बैठे लिखते गए, अपना क्या दिक्कत है। हाँ जुलाई में किताब आई, तो वो फिर बेस्ट सेलर में गई सीधी, अमेजन पर भी फर्स्ट रैंक पे गई थी सारी किताबों के अंदर भी वो। उसका कारण ये था कि उसमें 6 महीने मेहनत करने के बाद सब कुछ उसके अंदर आ गया था उस किताब में। उस किताब के अंदर आज भी खास बात है कि आप उस किताब को पूरा पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में 95% सवाल आपको वहीं से मिलते हैं, रामायण से 95%। ब्रह्मास्त्र तो थ्योरी के लिए है, मैं ब्रह्मास्त्र को तो इतना ज्यादा रिकमेंड करता नहीं। ब्रह्मास्त्र तो थ्योरी किसी को पढ़ने, तो बाकी कोई भी तुलना कर लो हमारा सबसे अच्छी है। मैं रिकमेंड करता हूं रामबाण, कि भाई मैं कितनी भी थ्योरी पढ़ा दूं, आपको सवाल तो करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस के सवाल कहां से करोगे। इसलिए मैं रामबाण रिकमेंड करने का कारण ये है। थ्योरी की किताबें ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता। जिस बैच को भी मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं उस बैच को मैं कहता हूं फिजिक्स की कोई थ्योरी की किताब आपको नहीं पढ़नी है, आपको पढ़ने केवल ऑब्जेक्टिव। मैंने पढ़ा दी, थ्योरी आपकी हो जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव करो। ऑब्जेक्टिव करने से 2 चीजें मिलती है आपको भी, मैं कह रहा हूं क्या 2 चीजें मिलेगी। एक तो आपको आज ही पता चल गया कि साहब हमें जो प्रतिरोध पढ़ाया है वो परीक्षा के हिसाब से है कि नहीं है। घर जाके पढ़ते पता चलेगा कि नहीं चलेगा। वहां पर आपको प्रतिरोध के 200-250 सवाल मिलेंगे, 250 सवाल में से आपको पता चलेगा 250-230 सवाल है, 240 सवाल आपको पढ़े हुए में से है, तो इसका मतलब आपने सही पढ़ा। और आपको पता चले 250 में से परी आपको जो पढ़ाया गया उसमें से 50 सवाल है, 200 सवाल कोई नई दुनिया की है, इसका मतलब आप सही पढ़ भी तो नहीं रहे हो। एक तो ये पता चल जाता है, दूसरा पता चल जाता है परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। टेक्निकल का लफड़ा क्या था, अब तो दिल्ली मेट्रो ने परीक्षा लेनी बंद कर दी 2020 से, 2020 में लास्ट ली थी। दिल्ली मेट्रो की परीक्षा देख के बच्चा बाहर आता था ना तो एक लाइन बोलता था, पेपर तो ठीक था लेकिन निमी भाषा थी जो समझ में नहीं आई, सवाल घुमा के पूछा। सभी यही कहते थे, एक लाइन थी सब घुमा, क्योंकि अब हम जो पढ़ते हैं वो सीधे सीधे हिंदी पढ़ते हैं, वहां पर हिंदी की क्या धज्जियां उड़ा दी जाती है, फिर पूछी जाती है, उसे निमी कहते हैं। निमी कोई और क्या नाम है, निमी आप कहेंगे कोई भी चीज को सिंपल भाषा में, कोई मान लो नाम कहेंगे, वो निमी कहेंगे नहीं ये नाम इतना सिंपल नहीं है, उसको टिपिकल करेगा नाम को। आपने कह दिया वाइंडिंग, ठीक है, वाइंडिंग हिंदी देखो, आपने कह दिया कुंडलन, ठीक है, वो लिखेगा वेस्टर्न, वो लिखता है, वो लिखता है वेस्टर्न, तब आपको लगेगा सारा नाम टिपिकल लिखेगा, ऐसा भी नहीं है। कई बार वो गूगल ट्रांसलेट से आए जो नाम लिख देता है। ऐसे आपको लिख दिया, एक दिल्ली मेट्रो के सवाल है, गमन गमनाट वाइंडिंग कौन सी है, कैसे पता चले गमन गमनाट कौन सी है, लेव वाइंडिंग को कहते हैं। लेव वाइंडिंग है, हिंदी तो पोस्ट वाइंडिंग है। उन्होंने लिखा गमन गमनाट, गूगल ट्रांसलेशन किया था। एक और ट्रांसलेशन में आपको बताऊं, सबको पता होगा, मान लो जो भी जैसे भी आप चुंबक के बारे में पढ़ने लगोगे, रिलेक्टेंस क्या होता है, प्रतिष्ठम। निमी की किताब में ज्यादातर में प्रतिष्ठम लिखा हुआ है, रिलेक्टेंस है। परीक्षा में सवाल है था अनिच्छा का मात्रक क्या है, अनिच्छा जिसमें इच्छा नहीं है। अब मैंने सोचा अनिच्छा का क्या मात्रक होगा,
इंग्लिश देखा तो पता चला रिलेक्टेंस है। ये मामला है, इसलिए आपको ये सवाल करने पड़ते हैं ताकि भाषाई बाध्यता खत्म हो। रामायण इसलिए जरूरी, यदि रामायण आप नहीं करते ना तो परीक्षा के अंदर आते हुए सवाल का उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए जरूरी होता है। 6500 से काम चल जाएगा, लोको पायलट में तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है? देखो मेट्रो डीआरडीओ के लिए तो आपको 11,500 का बाद में ले लेना चाहिए, या किसी और के लिए हुई तो बाद में पढ़ लेना चाहिए। नहीं, मैं इसका कारण ये है कि 11,500 में बाद में लेटेस्ट पेपर आए ना, उनके सवाल अंदर शामिल किए गए हैं। 6500 तो 2020 में छपी, 11,500 वाले 2023 में छपी। इसका मतलब 20 से 23 के बीच में जो पेपर हुए वो तो शामिल किए हैं, वो 11,500 वाले में शामिल हुए हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली बात, हर बार लेवल तो बढ़ता ही है, ये तो सिंपल सा मामला है। इसलिए सवाल आपको जो भी चैप्टर पढ़े, मैं आपको क्या बताऊं, एक सिंपल ध्यान रखना, आप तैयारी करें। आपको यदि मान लो बायोलॉजी चल रही है या केमिस्ट्री चल रही है, जो भी चल रही है, आप उसके चैप्टर के घर जाके सवाल करने चाहिए। घर जाके चैप्टर के यदि सवाल करते हैं, साइंस की बुक से, थ्योरी की बुक है, किसी को लेने की आवश्यकता नहीं होती। थ्योरी हम अच्छी खासी लिखा के भेजते हैं, थ्योरी बहुत है, हर चैप्टर के बाद एक पेज छोड़ दिया करो, कोई सवाल में नई थ्योरी मिले तो लिख लिया करो, बाकी थ्योरी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सवाल करो। यदि सवाल आपसे हो रहे हैं, इसका मतलब आप सही पढ़ रहे हैं। और क्या संकेत है, आपने रेलवे के लिए मान लो परमाणु संरचना पढ़ा केमिस्ट्री में, जाके रेलवे के सारे सवाल किए, सवाल हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपने क्या पढ़ा, सही। फिर मेरा यह कहना है कि जब रेलवे का सवाल हो जाए तो एसएससी वाली साइंस कर लो, वो भी सवाल हो जाए तो सोच लो हम सही पढ़ रहे हैं। और नहीं हो रहे हैं तब तक देखो कि ये अपनी कमजोरी है, इसके अलावा कोई पहचान नहीं। आपको लगेगा लास्ट में परीक्षा में पता चलेगा, कुछ नहीं चलता है। जो पता चलता है परीक्षा से पहले चल जाता है, पढ़ने वाले को पहले पता चल जाए। मैं आपको कहूंगा देखो टेक्निकल के ना अभी है ना, थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं, सवाल सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे लास्ट में क्या आता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए जैसे ही चैप्टर पूरा हो उसके सवाल किया करो, इससे आपको पता चल जाएगा सवाल परीक्षा में पूछा कैसा जाता है। आप में से किसी ने नहीं किया, ये भी 2 सवाल मैंने बताए, ये दोनों पूछे हुए हैं, ऐसे सब तरह के सवाल पूछे हैं, तो आपको सवाल सारे देखने पड़ेंगे। केमिस्ट्री की बुकलेट आज आपको देंगे, बुकलेट ना आज देंगे ना आपको। फिर आपका अगला सवाल होगा फिजिक्स की कब आएगी। नहीं, जब ये भाई एक ही तो बचेगी। हाँ, वो उसका काम चल रहा है। केमिस्ट्री तो छपके आ भी गई इधर, आज आपको दे भी देंगे। फिजिक्स का काम चल रहा है तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर साहित्य दे दी जाएगी, है? टेस्ट आपके करेंगे, फिर शुरू करेंगे आपके, हैं? देख अभी तो ऐसा है कि 2-2 3-3 चैप्टर हुए, तो इतना ज्यादा मेरा कोई खास इंटेंशन है नहीं। वैसे यदि आपको टेस्ट देना है तो हमने ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट डाल के आपको दिया हुआ है। हम आपको कहते हैं आप दो, आप देते नहीं हो। हाँ, ऐप में दिया हुआ है, आप चेक करो आपके मोबाइल में, चैप्टर वाइज जोड़ के दिए हैं। वो चैप्टर वाइज जोड़ के क्यों दिए हैं, वो किसने कहा? आपको जोड़ के इसलिए दिए गए हैं कि आपका जो भी चैप्टर खत्म हो, हमसे बिना पूछे भी आप डायरेक्ट टेस्ट दो। हमने टेस्ट तो दिए ना आपको, या ऑफलाइन में टेस्ट एक सीक्वेंस से चलने शुरू करेंगे। अब उसका पैटर्न बनेगा तब बनेगा, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन टेस्ट नहीं लेते, हम लेते बहुत ज्यादा लेते हैं। अभी तो एक जो बैच हो रहा पूरा, उसके कौन सा 52वां या 53वां एक लगातार टेस्ट चल रहा है, जो 8 तारीख कब है, 8 तारीख उनके टेस्ट पूरा होंगे। 8 तारीख को CBT 1 के सारे टेस्ट पूरे होंगे, टॉपिक वाइज वगैरह A to Z जितने प्रकार के हैं। परसों 8 तारीख उनके सारे टेस्ट पूरे होंगे, और वो लगातार साहित्य 60 टेस्ट है, वो 50 या 60 है, मुझे ऐसा याद नहीं, यहाँ तो 50 है, यहाँ 60 होंगे, ऐसे 60 है क्या उसमें? मैंने टाइम टेबल भी जारी किया था उसका, 60 थे क्या? तो वो 1 से लेकर 60 तक लगातार बिना कोई छुट्टी हुए लगातार टेस्ट था, वो पहले दिन से 60वें दिन तक। बीच में होली की 4 दिन की छुट्टियां थी, उसका शेड्यूल नहीं था, बाकी पूरा शेड्यूल था। तो वो टेस्ट तो तब होते हैं जब आपका सिलेबस काफी अच्छा हो जाता है, फिर वो टेस्ट होते हैं सीक्वेंस में।
अभी आपके टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका कारण है कि ये अभी बीच बीच में टेस्ट लेता हूँ ना, ये आते हैं मेरे गले, और मेरी क्लास होती है ज्यादा। जैसे आपका थोड़ा और सिलेबस आ जाएगा तो मैं एक शेड्यूल बना के आपको दे दूंगा, ये आपके हर दिन टेस्ट होगा, ये है टाइम टेबल, ये है तारीख, और ये टॉपिक का नाम, और यही मैं दे दूंगा मेरी टीम को, ये तारीख, ये टॉपिक का नाम, इनका ले लेना टेस्ट। फिर मैं क्या हो जाता हूँ, फ्री, मैं पूरे 60 दिन तक ही फ्री रहता हूँ फिर। अभी क्या कि एक एक टेस्ट में मुझे देखना पड़ जाता है, तो मैंने इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई पहले टॉपिक टेस्ट तो आपको दिए हुए हैं, उसके बाद सारे टेस्ट साथ में दे देंगे, और उस टेस्टों में बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होता है। इसका कारण क्या है कि 40 से 50% कोर्स पूरा हुआ तब जाके टेस्ट स्टार्ट हुआ, जब टेस्ट पूरा हुआ तब तक 100% कोर्स भी पूरा हो गया, दोनों काम साथ में पूरे होते हैं। इसमें क्या है कि उनके सारे टॉपिक पुराना वायरल रिवाइज होते जाते हैं, ऐसे नहीं हम एक साथ लेते हैं। आप कैसे है, आप घर जाओगे ना, आपको ये रहेगा कल अनुपात का टेस्ट है, तो आप अनुपात पढ़ के आएंगे, दूर दिन आपको पता चलेगा रीजनिंग का ये टॉपिक है, साइंस का ये टॉपिक है, मैथ का एक टॉपिक का टेस्ट होता है, और दूसरे दिन होता है एक टॉपिक रीजनिंग का, एक टॉपिक साइंस का आता है, फिर अगले दिन एक टॉपिक मैथ का होता है, फिर अगले दिन एक रीजनिंग एक साइंस आता है, ऐसे होता है? अपना आप पढ़ेंगे ना, मैं तो यही तो कहता हूं, ये टॉपिक टेस्ट ही क्यों देते हैं हम सबसे ज्यादा। यदि मैं आपको कहता हूं कि मैं आपका टेस्ट लूंगा प्रतिरोध का, तो आप फिर भी पढ़ के आएंगे, ये चांस है। मैं आपको कहूंगा मैं टेस्ट लूंगा इलेक्ट्रिशियन का, आप कहेंगे पता नहीं कितनी बड़ी आती नहीं हमें, छोड़ देंगे। जब टॉपिक का नाम दिया जाता है ना, हर बच्चा पढ़ना चाहता है, मामला ये होता है। उन बच्चों को हमने लिया तो आपके टेस्ट तो होंगे ही, कोई दिक्कत है नहीं, बाकी आप पढ़ते तो हो नहीं, डाउट आपके है नहीं, कल ही पढ़ेंगे आगे। हाँ है ब्राह्मण बुक यहाँ पर पैसे देने पे मिलेगी नीचे ऑफिस में, कैश दे दिया करो ना, तो एटीएम से निकाल के ले आया करो। पड़ोसी से तो पड़ोसी चेंज कर लो, है? हम यहाँ पर ऑटोमेटिक डिस्काउंट पे देते हैं, 250 रुपये में देते हैं, दुकान में 300 मिलती है। अभी भी चेक कर लो, आगे जाके दुकान रही, डिस्काउंट में तो देते ही हैं? ऐसा है नहीं ना। देखो कि बात यह है कि एक है आपके सीबीटी 1 के लिए, एक साइंस एक मैथ, इनको सबसे ज्यादा सीरियस लेना होता है। सीबीटी 2 में अभी ट्रेड आप बेसिक बेसिक पढ़ रहे हो, बहुत है, घर जाके आधा घंटा घंटा देख लिया करो। इससे क्या होगा कि थोड़े से दिनों में टेक्निकल के बारे में थोड़ी सी समझ आनी शुरू हो जाती है, फिर हम उसके बाद में टेक्निकल पढ़ते हैं तो समझ में आती रहती है। लेकिन अभी आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना चाहिए मैथ पे करना चाहिए, और उसके बाद में साइंस है। मैथ क्या है कि सीखने में टाइम लगता है, और आपके भिड़ते ही परीक्षा में मैथ है, और ज्यादातरों की मैथ कमजोर है, तो मामला है मैथ पे। हाँ, बाकी ऐसा है नहीं कि ट्रेड ट्रेड व्रेड तो आपका 35% नंबर लाना वो सबको पास करवा देंगे, वो हमारे लिए इशू है ही नहीं। ट्रेड व्रेड कोई इशू नहीं, ट्रेड हम सबको पास करा देंगे। ट्रेड हमारा तो इशू वहां जाके आता है कि किसी को 80% 90% नंबर लाना होता है ना, वहां मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। जैसे अभी BSPSL एग्जाम के लिए, उनके जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा आई उनके लिए, उनमें अभी सभी क्या सभी की लड़ाई है। राजस्थान इंस्ट्रक्टर एग्जाम आई हुई है, 80 नंबर का आता है, हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं कि 70 से ऊपर नंबर बच्चे के आए, क्योंकि कंपटीशन में अब पता तो चलता नहीं है कि एकदम से पेपर बहुत ज्यादा खतरनाक टफ दे दिया तो 40% के लाले नहीं पड़ जाए, ये RS में भी करता है ना ऐसा, इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं उनको, तो उनके तो मेरिट भी उसी में बढ़नी है, तो वहां थोड़ा ऐसा है, दोनों चीजों में अलग अलग ध्यान रखना पड़ता है। आप थोड़ा मैथ पे विशेष फोकस रखना, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और आपके जो जो टॉपिक हुए हैं मैथ सर ने यूट्यूब पे सॉल्यूशन करा रखे हैं, मैथ सर भी मेरी तरह धीरे धीरे पढ़ाते हैं, आप घर जाके गुणा 2 की स्पीड में देखें। हाँ हाँ, मैं आपको बताऊं, आपको जैसे कोई चैप्टर पूरा नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम उन्होंने पूरा सॉल्यूशन करा रखा है, तो आप घर जाके इनटू 2 की स्पीड में देखें। यदि मैथ का सवाल
और वो तभी आप देखें जहां जहां जिस जिस टाइप में डाउट आ रहा है, किसी टाइप में डाउट आ ही नहीं रहा तो क्यों वीडियो देखें? जिस टाइप में डाउट आ रहा है उस टाइप को देखें। बात इतनी सी है, ये ध्यान रखें। वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, ये मान जैसे मान लो सबसे पहले है सवाल खुद को करने चाहिए, खुद से हो जाए तो अच्छी बात है, क्यों वीडियो देखें? जहां नहीं है, कुछ टाइप में अटक गए हो, वहां जाके वीडियो देखें, वो तो हेल्प है, ये मामला। और 4 करते हैं ना, 12 घटाएंगे ना, कितने घटाएंगे? तो इसका मतलब 12 घटा दो कितना हो गया?